अस्सलाम वालेकुम क्लास हमने 9th क्लास अपने यहाँ चैप्टर नंबर 1 कंटिन्यू किया हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। और आज हमने उसका लास्ट टॉपिक 1.5 डेट इज़ नॉन एज एवोगैड्रोस नंबर एंड इट्स स्मॉल यूनिट के बारे में भी हमने पढ़ना है। ठीक है, अच्छा हमारे पास देखें हम एवोगैड्रोस नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जो बात कर लें वो कर लें सब्सटेंस के ऊपर कि सब्सटेंस जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। देखें आप जानते हैं सब्सटेंस क्या है, सिंपल प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर फॉर्म ऑफ मैटर इज नॉन एज ए सब्सटेंस। अब सब्सटेंस हमारे पास जो है आप ये बात जानते हैं कि सब्सटेंस दो तरीके से होता है। आगे अगेन हमारे पास या तो सब्सटेंस एलिमेंट होगा या सब्सटेंस कंपाउंड होगा हमारे पास। अच्छा क्लास सब्सटेंस अगर हम बात करें थोड़ा सा तो सब्सटेंस हमारे पास एटम ही होता है, सब्सटेंस हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, सब्सटेंस ही हमारे पास आयन भी होता है। जैसे मैंने ये बात आपको बता चुका हूँ कि हमारे पास लाइक स्पेस है और स्पेस के अंदर हम सपोज कर लेते हैं कि सारे के सारे कौन से एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम। तो ये सब्सटेंस तो है लेकिन इन टर्म्स ऑफ एटम्स। अच्छा फिर हमारे पास अगर हम बात करें हमारे पास एक ग्लास है, ठीक है, ग्लास के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल है, ये भी एक सब्सटेंस है लेकिन इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल ये हमारे पास सब्सटेंस है। फिर इसी तरह हमारे पास एक प्लेट है और उसके अंदर हमारे पास सोडियम क्लोराइड NaCl जो है वो पड़ा हुआ है, तो ये भी हमारे पास एक सब्सटेंस है लेकिन इन टर्म्स ऑफ आयंस या हमारे पास फॉर्मूला यूनिट की सेंस में। अच्छा अब बात हमारे पास ये है कि पार्टिकल्स हमारे पास क्या होते हैं। अच्छा देखें हम केमिस्ट्री में जब भी पार्टिकल्स का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो पार्टिकल हमारे पास या तो एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स या तो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स या तो आयंस होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम सिंपल जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बात करें कि जी सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल्स इन टर्म्स ऑफ एटम्स कैसे होता है तो हमें उसको भी स्टडी करना पड़ेगा। फिर पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल कैसे होता है हमें उसको भी देखना पड़ेगा। फिर जो पार्टिकल है वो फॉर्मूला यूनिट या आयंस कैसे होता है तो हमें इसको भी जो है वो देखना पड़ेगा। अच्छा अब हम जनरल एक स्टैंडर्ड जो है वो सेट कर लेते हैं अपनी बात स्टार्ट करने से पहले। देखें मैं सिंपल कहता हूँ आप लोगों को अगर कि जी आप सिर्फ अपने माइंड में मैं एक चीज़ बोलूँगा तो आपके माइंड में उसका एक ना शॉर्टकट आ जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ GD के 12 eggs तो आपके जहन में फ़ौरन आएगा 1 डजन एग। बात लगी समझ, 12 eggs मीन्स 1 डजन एग्स। फिर मैं कहूँगा 12 ऑरेंजेस, आप सोचेंगे 1 डजन ऑरेंजेस। फिर मैं कहूँगा इसी तरह 12 एप्पल्स तो आप कहेंगे 1 डजन एप्पल्स। तो हमारे पास आप जो है वो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है। जैसे आप जानते हैं कि 1 डजन में हमारे पास कितने पार्टिकल्स होते हैं, 12 पार्टिकल्स होते हैं। तो हमारे पास इसी तरह हम ये बात भी करने लगे हैं कि वो हमारे पास पार्टिकल्स या वो हमारे पास जो क्या कहते हैं सब्सटेंस जिसके अंदर कितने पार्टिकल्स हो 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स हो तो वो हमारे पास हमारा किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। अगर आप बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ, हम इसको इसी के लेक्चर में मोल में डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक है, मैं अगर इतने पार्टिकल्स कह रहा हूँ तो 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 एक बहुत बड़ी वैल्यू है। तो हम सिंपल क्यों ये बात क्यों ना करें कि वो जो पार्टिकल्स हैं जब वो इतने होंगे तो वो किसके इक्विवेलेंट हो जाएंगे, 1 मोल के इक्विवेलेंट हो जाएंगे। जैसे 12 एग्स हमारे पास 1 डजन एग्स, 12 एप्पल्स 1 डजन एप्पल्स। बात लग रही है समझ। तो इसी तरह जब इतने पार्टिकल्स हमारे पास होंगे किसी भी सब्सटेंस के हमारे पास तो वो कितने होंगे, उतने ही वो 1 मोल के इक्विवेलेंट होंगे। अच्छा अब हमारे पास देखें कि हम कहते हैं कि जी एवोगैड्रोस नंबर एक्चुअली क्या है। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, वैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर होते क्या हैं। इट इज द कलेक्शन ऑफ 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 particles and particles may be atoms, particles may be molecules and particles may be ions। अच्छा अब हमने ये बात कर ली कि वो पार्टिकल्स जो कि एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स आएंगे, आयंस होंगे, वटएवर जो भी होंगे उनके इतने पार्टिकल्स हमारे पास होने चाहिए तो वो हमारे पास क्या रहेंगे, हमारे एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था, उसने ये बात की कि अगर हम इतने पार्टिकल्स किसी भी सब्सटेंस के ले लें, ठीक है, तो हमारे पास वो किसके इक्विवेलेंट होंगे, 1 मोल ऑफ ए पर्टिकुलर सब्सटेंस या स्पेसिफिक सब्सटेंस के होंगे। वो एटम भी हो सकता है, वही मॉलिक्यूल भी हो सकता है और वही आयंस भी हो सकता है। बात लग रही समझ में क्या कह रहा हूँ।
अच्छा, अब लेट्स से हम यहाँ पे जनरली ये बात करते हैं कि मैं कहता हूँ कि आप सपोज करें कि मैं जो है ये जो आपको पार्टिकल्स की वैल्यू नज़र आ रही है, अच्छा एक बात और, ये जो आपको वैल्यू नज़र आ रही है ये बहुत बड़ी वैल्यू है, ये कोई इतनी छोटी वैल्यू नहीं है। दिखने में लग रहा है कि यार पता नहीं कितनी छोटी वैल्यू, ऐसा है नहीं। इसके बारे में मैं आपको 2-3 जो है वो एग्जांपल्स को एग्जाम्पलीफाई कर दूंगा, ठीक है, कि कितनी बड़ी वैल्यू है, आपको समझ लग जाएगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे पास जब कोई भी एटम के इन टर्म्स, जब हम पार्टिकल्स को एटम्स के इन टर्म्स डिस्कस करेंगे, कोई भी एटम है, ठीक है, अब मैं आपको सिंपल कहता हूँ कि जी आप ऐसा करें, आप जाएं और आप ना क्या करें, आप हाइड्रोजन एटम्स को इतना कैलकुलेट, इतना जो है वो कैलकुलेट करके लाएं या इतना जो है वो लेके आए हाइड्रोजन के पार्टिकल, आपकी जिंदगी गुजर जाएगी, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। मैं इसी तरह कहता हूँ कि आप अच्छा ऐसा करें, आप ना वाटर के मॉलिक्यूल्स जो है वो इतने पार्टिकल्स ले लें, फिर अगेन आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, ये कैलकुलेट नहीं आप कर पाएंगे, आपको अरसा गुजर जाएगा, ज़िंदगी गुजर जाएगी आपकी, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ आप इतना सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स कैलकुलेट करें, अगेन वही वाली बात है कि ये इम्पॉसिबल है। अच्छा, हमारे पास तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है जिसने इसको थोड़ा सा एफिशिएंट बनाया। उसने क्या कहा कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है इन टर्म्स ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयन, जब उसके इतने पार्टिकल्स होंगे, व्हाटएवर जितने भी हो, इतने होने चाहिए पार्टिकल्स, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, हमारे पास 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, अब हमारे पास कहने का मकसद क्या था, जरा समझें इस बात को, ठीक है। मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करें, आप ना एटम्स को लेके आए। अब देखें, मैंने ये बात आपको बताई है, ये एक डॉट है मैं लगा रहा, तो इसमें भी मिलियंस या बिलियंस ऑफ एटम्स मौजूद हैं। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि आप इतने जो है वो पार्टिकल्स ले आए हाइड्रोजन के, तो आपकी ज़िंदगी गुजर जाएगी, आप नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मास वाला टॉपिक मैं पढ़ा के आ रहा हूँ आपको। उन्होंने, आप ऐसा समझ लें कि जी एक बड़ी इन्फ्लुएंस दी साइंस को, क्या कि ये तो हम पॉसिबल नहीं है कि हम इसको कैलकुलेट करें, लेकिन फिर उन्होंने ये बात कर दी कि हमारे पास एक सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ एटम्स, उसका जितना भी एटॉमिक मास होगा, नंबर ऑफ ग्राम में वो 1 मोल होगा। अब 1 मोल के अंदर हमें पता है कि कितने पार्टिकल्स हैं, हम ये वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम एटॉमिक मास को तो देख सकते हैं। आपको लग रही है वैसे, समझ, एटॉमिक मास में पढ़ा के आ रहा हूँ, एक सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ एटम, जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा, नंबर ऑफ ग्राम में वो 1 मोल होगा, और 1 मोल के अंदर हमें ये पता है कि कितने पार्टिकल्स होते हैं, 6.02 × 10⁻³ पार्टिकल्स। इज इट क्लियर मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा, तो अगर मैं कहता हूँ कि आप ऐसा करें कि आप 1 मोल हाइड्रोजन लें, तो आप क्या करेंगे, आप उसका एटॉमिक मास निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम में वही 1 मोल होगा, और उसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, इतने पार्टिकल्स होंगे, हमें गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लगी बात समझ? अच्छा, मॉलिक्यूल्स में मैं कहता हूँ कि जी आप इतने मॉलिक्यूल ले जाएं, अगेन वही वाली बात है, सर हम कैसे लाएंगे मॉलिक्यूल्स? नहीं, एक सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास, उसका जितना भी मॉलिक्यूलर मास होगा, नंबर ऑफ ग्राम में वो 1 मोल होगा। तो जब आप वाटर का मॉलिक्यूलर मास लेंगे, तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 18 ग्राम या 18 AMU, तो नंबर ऑफ ग्राम में वही 1 मोल होगा। इट मींस कि इसके अंदर हमें नहीं पता इसके अंदर इतने पार्टिकल्स हैं या नहीं, हमने बस ये कहा है कि नंबर ऑफ ग्राम में वो 1 मोल होगा, तो हमने इसका एटॉमिक मास ले लिया, यही हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम में 1 मोल होगा, जो कि इस बात को क्लियर करेगा कि इसके अंदर कितने वाटर के पार्टिकल्स हैं, कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, 6.02 × 10⁻23। लगी बात समझ? हमने एक स्टैंडर्ड पहले सेट कर लिया होता। अच्छा, इसी तरह सोडियम क्लोराइड, हमें नहीं पता हम इस तरह किस तरह कैलकुलेट करें, तो हमें ये बात तो पता है कि सब्सटेंस फार्मूला तो होता है, आयंस तो होता है, तो जितना भी उसका फार्मूला मास होगा 58.5 होता है हमारे पास सोडियम क्लोराइड का, वही नंबर ऑफ ग्राम में 1 मोल होगा, जो कि आगे किसके इक्विवेलेंट होगा, 6.02 × 10⁻23। तो हम उसके पार्टिकल्स जो है वो इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके जरिए, मैसेज के जरिए। लगी बात समझ? अच्छा, अब हमारे पास एवोगैड्रो जो है उसने एक काम तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। वो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है जी कि एटम्स तो हमें पता लग गया कि जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा, नंबर ऑफ ग्राम में वो 1 मोल होगा, लेकिन अगर हमने मॉलिक्यूल्स को देखना है, मॉलिक्यूल्स इतना होगा तो वो 1 मोल होगा, लेकिन अगर हमने मॉलिक्यूल्स के एटम्स को देखना है कि उसके अंदर उसके एटम्स कितने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखें, सिंपल है, हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हमारे पास हाइड्रोजन है, प्लस हमारे पास 1 कितने हैं, ऑक्सीजन है। तो जो वैल्यू आपको पता है, जितना भी उसका एटॉमिक मास है, नंबर ऑफ ग्राम में 1 मोल है, आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या बनेगा, 2 × 6.02 × 10⁻23 प्लस हमारे पास 1 × 6.02 × 10⁻23। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपको एटम्स का भी पता लग जाएगा कि उसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और
ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के लिए 1 1 है, तो 1 से उनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, आपको पता लग जाएगा कि उसके अंदर सोडियम के कितने एटम्स हैं और क्लोरीन के कितने एटम्स हैं। बात लगी समझ में क्या कह रहा हूँ। तो ये हमारे पास सिंपल एवोगैड्रोस नंबर थे। यहाँ पे ये बात भी मैंने आपको बता दी कि एटम मॉलिक्यूल में फार्मूला मैच तो निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमने मॉलिक्यूल्स के एटम्स देखने हो कि उसके अंदर उसके कितने पार्टिकल्स हैं तो फिर हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा ये वाला, और इस तरह आयंस में भी और इस तरह फार्मूला मैच जो भी हमारे पास है। अच्छा, अब एवोगैड्रोस नंबर को हम रिप्रेजेंट किससे करते थे? एवोगैड्रोस नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, कैपिटल एन, और बेस या सबस्क्रिप्ट में हम क्या लिखते हैं? कैपिटल ए। आपने इसको मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना, सोडियम का जो सिंबल है वो Na होता है, स्मॉल ए आता है उसकी सबस्क्रिप्ट में, ये कैपिटल ए है, तो आपने इसमें जो है वो परेशान नहीं होना कि पता नहीं ये क्या चीज़ है। ये एवोगैड्रोस नंबर है, ठीक है। ए एवोगैड्रो, एन हमारे पास मीन्स नंबर। क्लियर है, हमारे पास बात हो जाती है। अच्छा, तो आगे हमारे पास इसकी वैल्यू का भी हमें पता लग गया। नेक्स्ट हम जो है वो बात कर लेते हैं अपने मोल की, कि मोल हमारे पास क्या होता है। ओके, नेक्स्ट हमने मोल को देखना है। देखिए, मोल हमारे पास केमिस्ट्री का सबसे पहले क्या है? सीक्रेट यूनिट है, ठीक है। मोल हमारे पास केमिस्ट्री का सीक्रेट यूनिट है और हम इसको सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं किससे? MOL से, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल हमारा क्या है? मोल है। अब मोल होता क्या है, हम उससे पहले एक बात कर लेते हैं। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया है कि 1 डजन जो हमारे पास है उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 12 पार्टिकल्स होंगे। जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूँ 12 एप्पल्स, इट मीन्स 1 डजन एप्पल्स। मैं कहता हूँ 12 एग्स, तो आप कहते हैं 1 डजन एग्स। तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि इतने पार्टिकल्स होंगे तो वो 1 डजन होगा। अब हमने ये भी एक स्टैंडर्ड सेट करना है कि इतने ही पार्टिकल्स होंगे तो वो कितना होगा? 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा हमारे पास। 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स। इट मीन्स कि इतने पार्टिकल्स होंगे किसी भी सब्सटेंस के, वो एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, वो फार्मूला यूनिट या आयंस भी हो सकता है, तो वही क्या होगा? 1 हमारे पास मोल के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, अब मैं आपको ये बात क्लेरिफाई पहले कर दूं कि ये कितनी बड़ी वैल्यू है, ठीक है। 12 पार्टिकल्स आप कितने गिन लिया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये तो आपने गिन लिया। अब अगर हम ये बात करें कि जी इतने पार्टिकल्स को हम काउंट करें, तो देखें ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये बहुत बड़ी वैल्यू है। अब मैं आपको थोड़ी सी इसके बारे में क्लैरिफाई दे देता हूँ। देखें, हम अगर स्ट्रॉबेरीज लें, ठीक है, और उनको लेंथ वाइज लगाना स्टार्ट करें, ठीक है, लेंथ वाइज अरेंज करना स्टार्ट करें। ये सिंपल स्ट्रॉबेरीज हैं, आप समझ लें, और इनको हम कैसे अरेंज कर रहे हैं? लेंथ वाइज अरेंज कर रहे हैं। और मैं अब इस वैल्यू के बारे में बता रहा हूँ, ये कितनी बड़ी वैल्यू है। स्ट्रॉबेरीज को लेंथ वाइज अरेंज करें और अर्थ का, ज़मीन का चक्कर काटना स्टार्ट कर दें, तो पहला हम चक्कर काट लें तब भी वो स्ट्रॉबेरीज इतनी नहीं होंगी। अच्छा, दूसरा चक्कर काट लें तब भी वो स्ट्रॉबेरीज इतनी नहीं होंगी। तीसरा चक्कर जब हम काटेंगे तब जाके वो स्ट्रॉबेरी 6.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 23 पार्टिकल्स होंगे, और हम कहेंगे वो कितनी है? 1 मोल के इक्विवेलेंट है। जरा समझे इस बात को, अल्लाह ताला की हिकमत है। ये देखें कि ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि हम उसको गिन नहीं सकते, और गिनने बैठे तो हमारी ज़िंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ये गिना नहीं जाएगा, काउंटेबल नहीं है ये हमारे पास, ठीक है। यानी कि बहुत टाइम चाहिए हमें इसके लिए, बहुत ही ज़्यादा टाइम चाहिए। अगर हम स्ट्रॉबेरीज को लेंथ वाइज, लेंथ के सीक्वेंस में अरेंज करें और
अर्थ के गिर्द चक्कर लगाना स्टार्ट करें, पहला चक्कर लगाएं, दूसरा लगाएं, तीसरा लगाएं, तीसरे चक्कर में जाके जो इतनी स्ट्रॉबेरीज हमारे पास कंप्लीट होती हैं। अच्छा, एक तो बात ये। दूसरी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। पूरी दुनिया की जितनी भी आबादी है 7.8 बिलियन या 8 बिलियन, जितनी भी हमारे पास आबादी है, वो अगर कंटिन्यूसली इस वैल्यू को काउंट करना स्टार्ट करें, जरा समझे इस बात को, वो अगर पूरी दुनिया की आबादी कंटिन्यूसली इस वैल्यू को काउंट करना स्टार्ट करें और बगैर नागे के, यानी कि बगैर खाना खाए, बगैर सोए, बगैर कुछ किए बगैर ये काउंटिंग करते रहें, उनको भी इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए तकरीबन 11 साल चाहिए, 11 ईयर्स चाहिए। तो अगर एक शख्स की मैं बात कर रहा हूँ तो आप सोचेंगे कैसे पॉसिबल होगी। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? तो ये इतनी बड़ी वैल्यू है। मैं सिर्फ आपको बता रहा था कि वैल्यू आपको लग रही होगी छोटी, लेकिन ऐसा है नहीं। अच्छा, अब हमने ये बात कर ली कि इतने पार्टिकल्स होंगे तो वो 1 मोल होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि जी ये बोर्ड मार्कर्स हैं, आपके पास ये इतने पार्टिकल्स में है तो इट मीन्स कि वो 1 मोल है। पेंसिल्स हैं, आपके पास इतनी पेंसिल्स हैं यानी कि इतने पार्टिकल्स हैं, तो वो भी क्या है, 1 मोल के इक्विवेलेंट है हमारे पास। अच्छा, अब डेफिनेशन में वो क्या कहता है, पार्टिकल्स विच कंटेन 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23, वो पार्टिकल्स जो कि कंटेन करें ये वैल्यू, तो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। जैसे पार्टिकल्स आप जानते हैं, पार्टिकल एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, हमारे पास आयंस है, ठीक है। और हम मोल को रिप्रेजेंट करते हैं किससे, MOL से, ठीक है। मोल उसका पूरा नाम है, रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, MOL से। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब हम यही बात कर रहे थे कि एटम है, मॉलिक्यूल है या आयन है, जो भी है। अब हमें कैसे पता लगेगा उसका वो कब 1 मोल हुआ? देखिए, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम फार्मूला मास। तो वहाँ पे हमने 3 को एग्जांपल्स को एग्जाम्पलीफाई किया था, कार्बन को, वाटर की, कार्बन के एटम्स को, वाटर को, और साथ में मॉलिक्यूल जो था, और साथ में फार्मूला यूनिट या आयंस, वो कौन थे हमारे पास, सोडियम क्लोराइड NaCl। हमने तीनों को एग्जाम्पलीफाई किया था। देखें, अब हमने ये बात क्या की थी कि एक सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ एटम, जितना भी उसका एटॉमिक मास होगा, एटॉमिक मास 12 ग्राम हमारे पास, नंबर ऑफ ग्राम में वो 1 मोल होगा। अब हम इतना तो काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना इसका ग्राम में तो ले सकते हैं। तो जब ये इतने ग्राम होगा तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 मोल के इक्विवेलेंट होगा। अच्छा, इसी तरह वाटर है, वाटर में जब इतने आप कह लें मॉलिक्यूलर मास, ये जो जब हम इतना इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो नंबर ऑफ ग्राम में वो क्या हो जाएगा, 1 मोल। इट मींस के वाटर के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं। इस तरह सोडियम क्लोराइड हमारे पास 58.5। जब हमारे पास इसका फॉर्मूला मास आ गया, तो जब हमने इतना जो है फॉर्मूला मास ले लिया, वही नंबर ऑफ ग्राम में क्या हो गया, 1 मोल। इट मींस के इसके अंदर कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं। अब हमने अगर इसके अंदर एटम्स निकालने हैं तो क्या करेंगे, उसको हाइड्रोजन 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई और फिर ऐड करके ऑक्सीजन का मल्टीप्लाई करवा देंगे, 1 ऑक्सीजन है। सेम इज द केस फॉर सोडियम क्लोराइड। तो ये फिनोमिना हम जो है वो प्रोसीड करते होते हैं। तो इसी के साथ जो है वो हमारा लास्ट लेक्चर मॉल वाला टॉपिक क्लियर हो जाता है, ठीक है। अल्लाह हाफिज। अच्छा, हमारी एग्जाम्पल एक रह गई थी, हम उसको ज़रा देख लेते हैं। हमारी बुक में एग्जाम्पल है, आप देखिएगा कि 12 ग्राम ऑफ H2O में, 12 ग्राम ऑफ H2O में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। कोई मसले वाली बात नहीं है। देखिए, सिंपल हमारे पास फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है हम देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का जो फार्मूला वो हमारे पास है मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमारे पास ग्राम में होता है, ओवर मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, जो कि हमारे पास किस में होता है, ग्राम पर मोल की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो हमें जो है, आप कहेंगे सर कि जी मास तो हमें पता है, मास कितना है, 12 ग्राम है, लेकिन मोलर मास तो नहीं पता है। ऐसा कैसे है, मोलर मास भी तो पता है हमें वाटर का कितना होता है, 2 इंटू हाइड्रोजन प्लस 1 इंटू ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का 1 प्लस ऑक्सीजन का 16, तो क्या आ जाएगा 18, यानी कि मोलर मास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम से कैंसिल, और हमारे पास 12/18, ये हमारे पास कितना बन जाएगा, 2/3। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2/3 को, तो हमारे पास 0.023618, तो आ जाएगा 2, फिर 0, और फिर इस तरह आपको सॉल्व 7 पे कर लेते हैं हम, या 6 पे ही कर लेते हैं। कैलकुलेट आप कर लिएगा, 6 6 18, तो 2 0 ही इस तरह चलता जाएगा। तो एंड पे आंसर
हमारे पास 0.66666667 इस तरह आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.67 मोल्स। यानी कि यहाँ से बात क्लियर हो गई कि इतने ग्राम ऑफ वाटर में वाटर के कितने मोल्स होंगे, 0.67 मोल्स होंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से बात क्लियर हो जाती है।